दोस्तों नमस्ते। मैं प्रभात सिंह राणावत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के टेस्ट के बाद अब हम ऋग्वेद का टेस्ट लिया। आज दोस्तों मैं उत्तर वैदिक काल का टेस्ट ले रहा हूं आपको। तो दोस्तों आइए, वेलकम आपका उत्तर वैदिक काल के टेस्ट पर। दोस्तों इस पर पूरा ध्यान रखना आपको कि हमें एक एक ऑप्शन के बारे में देखना है, क्योंकि जब तक चारों ऑप्शन का हमें नॉलेज नहीं होता तब तक दोस्तों मज़ा नहीं आता और परिपूर्णता नहीं आती है। तो देखना उत्तर वैदिक काल का समय क्या था। उत्तर वैदिक काल का दोस्तों 1500 से 600 BC ये उत्तर वैदिक, ये ऋग्वेदिक काल का पूरा टाइम ऑफ पीरियड था। 1500 से 1000 BC दोस्तों ये पूर्व ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल का था। 1000 से 700 BC दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल का था। ये तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा सी होगा। और जो ऑप्शन है 2350 से 1720 दोस्तों ये वैदिक काल से रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन ये C14 कार्बन विधि से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समय था दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल रूप, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे दोस्तों। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, फिर है तिब्बत, फिर है यूरोप, फिर है मध्य एशिया। देखना, उत्तरी ध्रुव के बारे में बताया था बाल गंगाधर तिलक ने, तिब्बत के बारे में बताया था दयानंद सरस्वती ने, यूरोप के बारे में बताया था विलियम जॉन्स ने, और मध्य एशिया या बैक्टीरिया का बताया था मैक्स मुलर दोस्तों। तो इसका जो राइट हो जाएगा वह मध्य एशिया। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। हिंदू कुश पर्वत से अरावली तक दोनों ये पूर्व वैदिक काल का था। सिंधु ये पर्वतों के आधार पर है, सिंधु और सतलज ये भी पूर्व वैदिक काल का था, ये नदियों के आधार पर है। सतलज से गंडक तक दोस्तों ये नदियों के आधार पर उत्तर वैदिक काल का था। गंगा और यमुना ये पर्याप्त नहीं, क्योंकि सतलज से लगाकर गंडक तक का विस्तार था, मतलब सतलज जिसे सतोदरी, गंडक जिसे सदानीरा कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन सी से राइट है दोस्तों। यदु और भरत जन मिलकर किस जनपद का निर्माण करते। देखना, उत्तर वैदिक काल में जन मिलकर उनको जनपद कहा जाता। तो दोस्तों यदु और भरत, तो दोस्तों यदु देखना कुरु, पांचाल, केकई और मगध। दोस्तों कुरु, यदु और भरत मिलकर कुरु बने थे, और पांचाल ये सीवी और कुरवस और सीवी मिलकर बने थे, भलानस बन के, और ये सीवी। और मगध क्या था, यहाँ उत्तर वैदिक काल का कोई मतलब ही नहीं था। तो दोस्तों इसका कुरु राइट आंसर के, यदु और भरत मिलकर कुरु वंश बने थे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल का राजा कहलाता था, उत्तर वैदिक काल का राजा कहलाता था गोपति, भूपति, जनस्य गोपा या महाराजा। दोस्तों गोपति ये पूर्व ऋग्वेदिक काल का, भूपति बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भूपति इसीलिए का क्योंकि उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी हो गया था। जनस्य गोपा ये भी पूर्व वेद जन का प्रमुख था। महाराजा की उपाधि न तो ऋग्वेदिक काल में थी न उत्तर वैदिक काल में थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपके इसका अपने भूपति। अब दोस्तों मिलान वाले प्रश्न है, ये मिलान वाले प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे हैं, इसमें एक साथ 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो देखना, मिलान करना, क्षेत्र और उपाधियां, पूर्व के जो थे वो किस प्रकार की उपाधि धारण करते हैं। देखना, पूर्व के राजा सम्राट, तो पूर्व का क्या हो जाएगा सम्राट, पश्चिम के क्या हो जाएगा स्वराट, उत्तर के क्या थे विराट, दक्षिण के क्या थे भोज। दोस्तों एक बार पुनः समझ लो, पूर्व के सम्राट, पश्चिम के स्वराट, उत्तर के विराट, दक्षिण के राजा भोज, या भोज करके याद कर लो। 7वां प्रश्न है दूसरा, मंत्री और उनके कार्यों के बारे में बातचीत, इनके कार्य क्या थे। जैसे ये बहुत मोस्ट है, चारों हैं, चारों बहुत मोस्ट है। भागदूत यानी कर एकत्रित करने वाला, कर एकत्रित करने वाला ये वाला। संग्रहिती कोषाध्यक्ष, स्पर्श गुप्तचर, और गोवीकर्तन राजा का शिकार में साथी होता था। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है और आपको इसमें ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को किस नाम से पुकारा जाता था।
देखना, सेनानी एक प्रमुख, एक केवल व्यक्ति था जो सेना का प्रमुख था। पुरोहित जो सलाह का काम करता था, न्याय करता था, युद्ध में विजय की कामना। ग्रामीणी गांव का प्रमुख। लेकिन ये कह रहा था ऑल ओवर जो मंत्री थे तो उनको किस नाम से, तो रत्नी, और इनकी संख्या 12 होती थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न दोस्तों, 9वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी दोस्तों, कर्म पर, जन पर, गोत्र पर आधारित व अव्यवसाय थे। देखना दोस्तों, कर्म पर आधारित नहीं, ये ऋग्वैदिक काल में जो कर्म पर आधारित थी। जैसे एक में कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वेद है, मेरी माता आटा पीसने वाली, तो वहाँ पर जो कर्म करता था, कर्म उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जन्म पर आधारित हो गई थी। किस पर आधारित हो गई थी? जन्म पर आधारित, गोत्र पर आधारित नहीं थी। और ये और ये दोनों सही नहीं है, तो इसका जन्म पर आधारित ही सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में बलि कर, मतलब उत्तर वैदिक काल में बलि कर का स्वरूप कैसा था? मतलब स्वैच्छिक था, अनिवार्य था, 1/16 लिया जाता था, ब और स। दोस्तों पूर्व वैदिक काल में राजा भूमिका स्वामी नहीं होता था, युद्ध के समय कबीले के प्रमुख को बना देते था, तो इसलिए कर भी नहीं देना पड़ता था। तो स्वैच्छिक जो कर था वो पूर्व वैदिक काल में, और यहाँ उत्तर वैदिक काल में राजा भूमिका स्वामी हो गया था, वंशानुगत हो गया था, रक्त पर आधारित हो गया था, और बाह्य स्थायी सेना हो गई थी, और स्थायी सेना के रख रखाव के लिए उसको जो है तो वो बलि कर की जरूरत थी, जिसे बलि कहा जाता था, अनिवार्य था, और 1/6 भी था। तो ब और स दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी और ये दोनों सही है दोस्तों, इस पर आपको ध्यान रखना। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? देखना, पशुपालन, कृषि, शिल्प उद्योग और धातु। याद रखना दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख स्थान पे था और कृषि दूसरे स्थान। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रथम स्थान पर आ गया था और पशुपालन दूसरे। शिल्प उद्योग, धातु उद्योग कम था, नहीं के बराबर था दोस्तों। अगला प्रश्न, 24 बैलों से खींचा जाने वाला हल का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता? शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण, वाजसनेय से है, तैत्तिरीय संहिता और ऐत्रेय उपनिषद। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में हमें फसल कब बोनी है, कब सिंचाई देनी है, कब काटनी है और कब उसको साफ करना। वाजसनेय संहिता में दोस्तों 4, 6, 8, 12 और 24 हलों का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में मतलब वर्ष में 2 फसलें बोई जाती थी, रबी और खरीफ का। उनके ऐत्रेय उपनिषद में दोस्तों जो है ये अपने ऋग्वेद के उपनिषद है, इतना बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। वह कौन सा धातु है जिसकी जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में थी? दोस्तों सोना, कांसा, तांबा और लोहा। दोस्तों सोना को उस समय ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में दोनों था, हिरण्य कहा जाता था। कांसा उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक दोनों काल में था, त्रपु का। तांबा को अयस कहा जाता। लोहे की जानकारी उनको उत्तर वैदिक काल में हुई थी। दोस्तों ये एटा उत्तर प्रदेश में अंतरजी खेड़ा से सबसे पहली बार लोहा मिला था, तो आपको इसमें ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों, किन पशुओं की जानकारी ऋग्वेद काल में नहीं थी परंतु उत्तर वैदिक काल में उन पशुओं की जानकारी हो गई? गाय, देखना मैं एक बार बता देता हूँ, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सब की जानकारी उधर भी थी, घोड़ा की जानकारी उधर भी थी, लेकिन बाघ और हाथी की जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में उनको बाघ और हाथी की जानकारी हो गई थी। तो दोस्तों बाघ और हाथी की जानकारी केवल और केवल उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यह आपको पूरी तरह से ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता था दोस्तों वरुण, पुषण, प्रजापति, रुद्र। दोस्तों एक बात बता दूं, ये चारों देवता संबंध तो उत्तर वैदिक काल में था। जैसे पूर्व वैदिक काल में ये वरुण ऋत का और ऋतु का देवता था, यहाँ पर जल और समुद्र का देवता। पुषण उस समय जो सड़क का था, पशुपालन था, चरागाह का अधिकारी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये शूद्रों का देवता। प्रजापति का उल्लेख केवल उत्तर वैदिक काल में होता और यही इनका प्रमुख देवता था। रुद्र भगवान का शिव भी इसी काल में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये चारों देवता है और इसमें से प्रजापति सही है दोस्तों। वरुण एक बार पुनः बता देता हूँ, वरुण जिसको ऋतु और ऋत का देवता, और ये ऋग्वेद काल में था, उत्तर वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता नहीं था। पुषण
उस समय जो था पशुओं का था, सड़क का था। यहाँ पर पोषण शूद्रों का देता। प्रजापति का उल्लेख केवल और केवल उत्तर वैदिक काल में हो गया था, जो सृजन और सृष्टि का निर्माता था, रुद्र भगवान शिव से संबंधित था। दोस्तों इसका सही हो जाएगा प्रजापति। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का महत्व बढ़ गया था? दोस्तों सभा, समिति, विद्वत्गण। दोस्तों एक बात बता दो, इन सब का पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में तो महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व कम हो गया था। लेकिन फिर भी ये पूछ रहा कि किस संस्था का अधिक था? दोस्तों बता दूं, सभा का महत्व यहाँ पर बढ़ गया था। ऋग्वैदिक काल में समिति का महत्व बढ़ा हुआ था, जिसमें हर एक व्यक्ति, यहाँ केवल वृद्ध पुरुष, क्योंकि अब राजा वंशानुगत हो गया था, उन्होंने योग्य व्यक्तियों को, इसलिए इसको राज्यसभा भी, तो इसका महत्व बढ़ गया था। इसका महत्व ऋग्वैदिक काल में इसका महत्व था और इसका महत्व कम था। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व अधिक था और इसका महत्व कम था। विदत में सामाजिक और संस्कृति थी और सबसे प्राचीन संस्था थी, और ये इस काल में समाप्त हो गए थे। गण भी समाप्त हो गए थे। दोस्तों इसका सभा सही आंसर है। ओके दोस्तों, आप इसमें ध्यान रखना अच्छी तरह से। किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया? तो दोस्तों किस वेद में सभा और समिति को अथर्ववेद की पुत्रिया कहा गया, प्रजापति की पुत्रिया कहा गया? दोस्तों अथर्ववेद इसका राइट है। सामवेद का संकलन जैमिनी ने किया, परंतु इसको पूरा किसने किया? दोस्तों जैमिनी, सुकर्मा, अथर्वा, अंगिरस और उद्गाता। देखना जैमिनी और सुकर्मा दोनों ने इसका संकलन किया, लेकिन पूरा इसको किसने किया था? दोस्तों सुकर्मा ने। उद्गाता इसका पंडित था और ये अथर्ववेद से। गार्गी व याज्ञवल्क्य का, गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो मुंडक, मुंडकोपनिषद, ईश और बृहदरणायक। तो दोस्तों इसमें बृहदरणायक में मिलता है, इसका ध्यान रखना आप। ओके, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा गया? मतलब वेदों के सबसे अंत में किसको कहा गया? निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा गया है? तो वेदांत, वेदांग, इसमें जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आता। वेदांत में दोस्तों उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको वेदांत कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ और ये अलग चीज़ है। यज्ञ की कुंडी का माप तोल हमें किस सूत्र से मिलता है? दोस्तों कल्प सूत्र या स्रोत, ये तीन प्रकार के होते हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। तो स्रोत सूत्र के अंदर अपने यज्ञ कैसा यज्ञ होगा, कैसा इसका जो होगा इसकी जानकारी थी। यज्ञ की कुंडी कैसे होगी? तो यज्ञ की कुंडी स्रोत सूत्र में, धर्म सूत्र के अंदर राजनीतिक कानून, और ग्रह सूत्र के अंदर घर के नियम, कल्प सूत्र के अंदर ये ऑल ओवर्स तीनों चीज इसके अंदर आती थी। लेकिन ये पूछ रहा है कि यज्ञ की कुंडी, तो यज्ञ की कुंडी स्रोत सूत्र में, धर्म सूत्र में राजनीति और कानून, ग्रह सूत्र में अपने घर के नियम पूरे होते थे। दोस्तों ये पूरे तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन छठ दर्शन कौन सा? सबसे प्राचीन और सबसे पहला, यानी कि इसका दोस्तों हो जाएगा सांख्य दर्शन, जो कपिल द्वारा था, वैश्विकी कणद द्वारा था, न्याय गौतम द्वारा था, योग दर्शन पतंजलि था। तो सबसे प्राचीन पूछा है ये सांख्य दर्शन से, कपिल मुनि द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, जैन धर्म इसी शाखा से निकलता है। अब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विवाह जिसमें योग्य कन्या के लिए योग्य वर व बिना दहेज के साथ विवाह किया जाता था? दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा विवाह के बारे में, ब्रह्म विवाह। दोस्तों इसमें समान वर्ण में लेकिन दहेज के साथ, ये पूछ रहा बिना दहेज के। देव विवाह, यज्ञ करने वाले पंडित को दी जाए। आर्ष विवाह, जिसमें वर का जो पिता है वो कन्या को एक बैली जोड़ जाए। प्रजापति विवाह आज का सबसे महत्वपूर्ण विवाह है, और योग्य कन्या के लिए योग्य वर और बिना दहेज के साथ, तो प्रजापति इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का मृदबांड था? गैरिक मृदबांड, चित्रित मृदबांड, काला ओबदा। दोस्तों गैरिक मृदबांड था वो ऋग्वैदिक काल का था। चित्रित धूसर मृदबांड ये उत्तर वैदिक काल का था। काला ओपदार ये सिंधु घाटी सभ्यता का था। उपरोक्त सभी राइट नहीं है, इसमें चित्र सही है। दोस्तों
उत्तर वैदिक काल में महिलाएं किसमें भाग ले सकती थी? उत्तर वैदिक काल में देखना, सभा, समिति, युद्ध और यज्ञ। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में वह सभा में भाग लेती थी, समिति में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी, यज्ञ में भाग लेती थी। लेकिन अब वो किस में भाग, उत्तर वैदिक काल में किस में, इसमें से एक राइट है। तो उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति और युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी, केवल वह यज्ञ में भाग ले सकती। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस ऋषिणी का संबंध उत्तर वैदिक काल में नहीं था? गार्गी, मैत्री, ग्रहिता और काक्षावर्ती। दोस्तों अपाला, घोषा, सिक्ता, निभावरी, ये सब जो थी, ये सब पूर्व ऋग्वैदिक काल की थी। गार्गी, मैत्री, ग्रहिता और कात्यायनी और कासतकनी, ये उत्तर वैदिक काल की। देखना, गार्गी, मैत्री, ग्रहिता, कात्यायनी, कासतकी, ये उत्तर वैदिक काल की थी। लेकिन अपाला, घोषा, सिक्ता, निभावरी, काक्षावर्ती, ये सब पूर्व ऋग्वैदिक काल की थी या ऋग्वैदिक काल। तो इसमें से काक्षावर्ती ऋग्वैदिक काल की थी, उत्तर वैदिक काल की नहीं थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में किन का उपनयन संस्कार बंद हो गया था? महिलाएं, शूद्र, अवब दोनों, महिला और शूद्र दोनों, या वेश्य। दोस्तों उपनयन संस्कार महिला और शूद्र दोनों का नहीं होता था, अतः इसमें स ऑप्शन सही है। दोस्तों अब दोस्तों मिलान करना है। मिलान वाले प्रश्न हमको देखना, जैसे 1 और 2 मिलान वाले। तो दोस्तों कम से कम 8 प्रश्न अपने इसमें 8 प्रश्न अपने को मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वहतु किसे कहा जाता था? दहेज को। निष्क किसे कहा जाता था? ये सब उत्तर वैदिक काल के, ये ध्यान रखना। निष्क सोने के सिक्के को, सैलूस अभिनेता को, ऊन उड़ना। एक बार वापस, वहतु दहेज को, निष्क सोने का सिक्का, सैलूस अभिनेता, ऊन उड़ना। दोस्तों ये ध्यान रखना। अब मिलान करना है। ये सब यज्ञ, राजसूय यज्ञ में क्या होता था? राजा अपना राज्याभिषेक करवाता था, तो ये वाला सही है। वाजपेयी यज्ञ में घुड़दौड़ होती थी। अश्वमेध यज्ञ में साम्राज्य का विस्तार होता था। अश्वमेध यज्ञ में राजा और रानी एक पवित्र जीवन जीने के बाद करते। दोस्तों अंतिम प्रश्न एक बार वापस आता। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक, वाजस्नेही घोड़दौड़, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार, अग्निहोत्रम राजा और रानी पवित्र जीवन जीने के बाद करते। दोस्तों ये था मेरे आज उत्तर वैदिक काल का टेस्ट। प्रत्येक एक चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा, उसका टेस्ट लेता रहूँगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये आपको आज का यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।